दरों पर फेड के फैसले से पहले बाजार में तेजी के साथ कारोबार। निफ्टी 25,000 की तरफ बढ़े कदम। हालांकि दिग्गजों के मुकाबले मिड कैप स्मॉल कैप में आज भी जोश। यूएस में दरें घटने की उम्मीद में मेटल शेयर्स में तेजी। निफ्टी मेटल इंडेक्स आज टॉप गेनर। जिंदल स्टील, सेल, हिंडाल्को में 2 से 3% का उछाल। जल्द नेचुरल गैस को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। पेट्रोलियम और वित्त मंत्रालय के बीच 18% जीएसटी पर सहमति बनी। फिटमेंट कमेटी में भेजा गया प्रस्ताव। आवास की एक्सक्लूसिव खबर। मार्केट रेगुलेटर सेबी की इंडेक्स एफएनओ पर लगाम की तैयारी। कॉन्ट्रैक्ट साइज और स्ट्राइक बढ़ाने के साथ वीकली एक्सपायरी पर भी लगाम की कोशिश। हालांकि प्रस्ताव का ब्रोकरेज कंपनियों के शेयरों पर फिलहाल असर नहीं। एंजल मोतीलाल 3% तक ऊपर। बीएससी में भी 8% की तेजी। शानदार नतीजों के बाद गेल 5% ऊपर। साल दर साल मुनाफा 77% बढ़ा। मार्जिन भी 7.5 से बढ़कर 13.5% हुए। इधर डिक्सन टेक ने भी नतीजों से किया खुश। शेयर 3% उछला। हमास चीफ इस्माइल हानिया ईरान में मारा गया। ईरानी सेना बोली तेहरान के घर पर हुए हमले में हुई मौत। तो ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज सोशल मीडिया का दिन है। आप लोग फटाफट अपने सवाल हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भेजना शुरू करिए। मेरे हैंडल्स पे या आवाज़ के 3-4 हैंडल्स हैं, उसमें किसी भी भेजिए। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चंस को कैरी करें। लेकिन सवाल जवाब करने से पहले एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, उस पर बातचीत करें। नेचुरल गैस को जीएसटी के दायरे पर लाने पर बात बनती दिख रही है। सीएनबीसी आवाज़ को एक्सक्लूसिव खबर मिली है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक फीड स्टॉक होने की वजह से नेचुरल गैस को जीएसटी में लाना आसान है और 2 राज्य जो बड़े नेचुरल गैस उत्पादक हैं, उनमें से गुजरात इस प्रस्ताव पर अपनी हामी भर चुका है। पूरी खबर के लिए बातचीत करते हैं हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, बताइए विस्तार से क्या खबर है ये? बिल्कुल, देखिए जो नेचुरल गैस है इसको लेकर सरकार काफी पॉजिटिव है और इसको लेकर वित्त मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय में कई दौर की बैठक हो चुकी है और इस प्रपोजल पर एक तरह से कहें तो सहमति बन चुकी है कि इसमें जो सबसे बड़ा राज्य है प्रोडक्शन में नेचुरल गैस का, गुजरात, उसने इस प्रस्ताव पर हामी भर दी है और महाराष्ट्र से भी इस पर बातचीत हो रही है। तो ऐसा लगता है या जो हमें जानकारी मिल रही है कि इस जो नेचुरल गैस को जीएसटी के दायरे में लाने का जो प्रस्ताव है, इसको फिटमेंट कमेटी के लिए भेजा गया है और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस पर जो अभी बातचीत चल रही है कि इस पर 18% जीएसटी लगाने की चर्चा चल रही है। वो इसलिए क्योंकि अभी जो राज्यों से तमाम जो वैट कलेक्शन होता है अलग अलग राज्यों में, अगर देखें तो 14% से लेकर 24.5% के आसपास तक अलग अलग वैट लगता है। तो कुल मिलाकर जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है 20,000 करोड़ रुपए के करीब सालाना होता है। तो सरकार चाहती है कि इस पर रेवेन्यू न्यूट्रल, यानी कि पहले जितनी कमाई हो रही थी उतनी ही रहे। तो इस लिहाज से 18% जो जीएसटी दर है वो बिल्कुल फिट बैठता है। तो कोशिश यही की जा रही है कि इसको 18% के दायरे में रखा जाए ताकि सरकार को, राज्यों को कोई नुकसान ना हो। और रही बात जीएसटी के दायरे में लाने के लिए, तो चूंकि नेचुरल गैस एक फीड स्टॉक है, एक रॉ मटेरियल है जिसमें कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं, जिसमें सीएनजी है, एलएनजी है, फर्टिलाइजर है। और इसमें जो कंपनियां हैं, जो ये कंपनियां हैं, इनको काफी परेशानी तब आती है क्योंकि इस पर उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। तो लिहाजा इन कंपनियों को भी काफी फायदा होगा ये अगर जीएसटी के दायरे में आ जाता है नेचुरल गैस। और खुद क्योंकि केंद्र सरकार इस पे एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाती है, तो कुल मिलाकर वैट का ही एक तरह से कहें इंसिडेंस है। तो वैट रिजीम खत्म होने से एक पूरे देश में एक समान जीएसटी दर रहेगा और कोशिश ये की जा रही है कि 18% की दर में इसको शामिल कर लिया जाए। तो नेचुरल गैस को लेकर जो आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक अगस्त के एंड में हो सकती है, उसमें इस प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। और कोशिश की जा रही है कि क्योंकि पेट्रोल, डीजल और एटीएफ काफी कंट्रोवर्शियल हैं, राज्यों के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक हैं, तो सबसे पहले नेचुरल गैस पर से ही शुरुआत की जाए पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए। क्या कच्चे तेल पर भी विचार किया गया है? आलोक का नेटवर्क ही डाउन। खैर, तो कच्चे तेल पर अपडेट ये है शायद कि उस पर भी विचार हो सकता है, क्योंकि ये 2 ऐसे हैं जिस पर
इनपुट क्रेडिट क्लेम किया जा सकता है। तो क्रूड ऑयल और गैस को इसमें लाया सकता है, लेकिन फिलहाल गैस पे सहमति बनती हुई दिख रही है। देर सवेर क्रूड को भी लाया जाएगा। पेट्रोल डीजल में दिक्कत है क्योंकि उस पर राज्यों में सहमति बनाना मुश्किल है, लेकिन इनडायरेक्टली उसका असर पड़ेगा और इनके दामों में भी आप इम्पैक्ट देखेंगे। तो ये एक बड़ी खबर है जो बहुत सारे राज्यों, कंपनियों और आपके हमारे लाइफ पे भी इम्पैक्ट डालेगी। तो ये थी बात गैस की। लेकिन आज हम आपके सवाल जवाब लेंगे और उस पर मानस जायसवाल जी जवाब देंगे। इस पर ही पूछते हैं भी मानस जी, पहले तो मार्केट में सॉलिड रैली बन रही है, आज 25,000 पार हो जाएगा क्या? देखिए, आज पार होगा या कल पार होगा वो कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पार हो जाएगा ऐसा लगता है, क्योंकि 25,350 ये एक टेक्निकल टारगेट आते हैं जो मैं समझता हूँ कि शायद आने वाले 2 से 3 दिनों में टेस्ट हो सकते हैं। तो आज या कल में एक ब्रेकआउट तो मैं बिल्कुल उम्मीद कर रहा हूँ, 25,000 के ऊपर निकलेगा तो शायद उसके बाद आपको 250-300 पॉइंट की रैली तो फौरन देखने को मिल जाएगी। तो बिल्कुल नजर रखिए, और अभी भी अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहिए। मेरे ख्याल से जब तक 24,720 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, स्ट्रेंथ बनी रहेगी। तो हर गिरावट पे खरीदारी करें, करंट लेवल्स पे खरीदारी करें, और 25,350 के कम से कम टारगेट सेट करें। 25,350 के टारगेट के लिए आप अपेक्षा रख सकते हैं, ये हो सकता है। बहुत सारे स्टॉक्स में आज बड़ी मजबूती बनी है इस वक्त, जैसे गेल 4-5% ऊपर, वो नतीजे की वजह से, नतीजे इसके बहुत अच्छे हैं। गेल कैसा लग रहा है आपको मानस? देखिए, गेल का जो ट्रेंड है वो तो बहुत पॉजिटिव है। पहले से ही हाई टॉप्स हायर बॉटम बन रहे थे। आज हमें गैप अप में एक फ्रेश ब्रेकआउट 240 रुपए के ऊपर देखने को मिला है। अभी भी खरीदारी करने जैसा स्टॉक लगता है। आई थिंक 232 रुपए के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड लीजिए जहां आपके टारगेट 265 रुपए के आसपास के हो। ओके, अच्छा, जब फटाफट सवाल लेना शुरू करते हैं। रवि कुमार भगत का सवाल लेते हैं बेंगलुरु से। इन्होंने जीएमआर एयरपोर्ट्स पे सवाल पूछा। 2,500 शेयर ले रखे हैं 90 रुपए के भाव पर, 1 साल का नजरिया है, और BL 330 वाला कॉल लिया है 13 रुपए पर। देखिए, जीएमआर इंफ्रा की जहां तक बात है, पहले आज मैंने मॉर्निंग में रिकमेंड भी किया। फ्रेश ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे भी देखने को मिला है। मेरे ख्याल से अगर एक साल के टारगेट सेट करने हो तो मॉर्निंग में मैंने 125 से 130 की वकालत की थी, तो वही टारगेट आप सेट करके चल सकते हैं। और आपने जो लॉन्ग पोजीशन बनाई है वहां पर बने रहिए। 90 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा कॉल ऑप्शन का मैं क्वेश्चन स्टॉक नहीं सुन पाया, प्लीज रिपीट कर दीजिए। 330 पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉल लिया है। ओके, 13 रुपए। बीएल का जी, तो बीएल का अगर आपने कॉल लिया हुआ है तो आपको यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 2 दिनों से यहाँ पर थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो केवल एक स्टॉप लॉस लगा के चलिए 312 रुपए का। अगर 312 के नीचे स्टॉक चला जाए तो अपनी कॉल की पोजीशन से निकल जाइए, अदरवाइज होल्ड करिए। अगर 322 के ऊपर निकला तो आपको 332-33 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। ओके, नृप पाटकर का सवाल, ये अदानी विल्मर पे सवाल पूछना है, और 75 शेयर हैं इनके पास। 619 के AWL, तो मैं ख्याल में अदानी विल्मर ही हुआ, 619 पर है। मानस, कैसा लग रहा है आपको? लॉस बुक करें क्या, ये पूछ रहे हैं। देखिए, इतना चांस ले लिया आपने। 600 रुपए वाले स्टॉक निकाल से नीचे 290 तक चला गया था, तब तक आप होल्ड करे रहे तो अभी भी बने रहिए, क्योंकि पिछले करीब 5-6 दिनों में कुछ स्ट्रक्चर में चेंज जरूर आया है, चाहे वो वीकली चार्ट हो चाहे वो डेली चार्ट हो। स्टॉक ने आज 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट करके वहां पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर दिखाई है, लेकिन वीकली चार्ट बेहतर बन रहे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रहना चाहिए। अब आपको स्टॉप लॉस अगर रखना चाहे तो 330 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए, लेकिन अगर ये 360 रुपए के ऊपर जाएगा तो कम से कम 440 रुपए तक के भाव आपको स्टॉक में देखने को मिल जाएंगे। ओके, कृति जायसवाल का सवाल लेते हैं। एशियन पेंट्स के शेयर 2959, 2959 पर लिए 40 शेयर इन्होंने, और 40 शेयर एंड अगस्त का कॉल ऑप्शन, पता नहीं 3,000 का। अच्छा, 3,000 का कॉल भी ले लिया है इन्होंने 84 रुपए पर, दोनों। बताइए सर मानस जी, एशियन पेंट्स। तो देखिए, दोनों हिसाब से अगर हम आपने इन्होंने जो पोजीशन बनाई है वहां पर भी बने रहिए, क्योंकि ये कंसोलिडेशन के बाद फाइनली स्टॉक 3,050 के ऊपर निकला है। मेरे ख्याल से स्टॉक तैयार हो गया है 3300-3400 रुपए के टारगेट के लिए। तो बिल्कुल बने रहिए। स्टॉप लॉस को 2950 के नीचे लगाइए। जो कॉल में आपने पोजीशन बनाई है वहां आपको एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। तो जो शॉर्ट टर्म के हिसाब से स्टॉप लॉस है वो 3,000 के नीचे लगा के चलिए। मेरे ख्याल से इस मूव में आपको 3175 तक के टारगेट एशियन पेंट्स में देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो ये राय इसमें बनती हुई दिख रही है। और इसके अगला सवाल लेते हैं प्रीति झा का, और इन्होंने अपार इंडस्ट्रीज़ के 10 शेयर ले रखे हैं 8,047 के भाव पर, और KPIT टेक के 70 शेयर हैं 1,742 पर। अपार में तो बहुत अल्टीमेट रैली बनी है पिछले 2-4 सालों में। क्या भाव लगता है आपको कि 8,047 पे इन्होंने खरीदा? लेकिन
देखिए 2022 में छोटा सा करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद जब रैली स्टार्ट हुई तो ये नॉन स्टॉप रैली है। 500 रुपए से लगातार हमने हायर टॉप्स हायर बॉटम्स देखने को मिले हैं स्टॉक में, और कभी भी करेक्शन में 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया है। मेरे ख्याल से 20 वीक मूविंग एवरेज पे ही ध्यान रखना है आपको। 20 वीक मूविंग एवरेज मेरे ख्याल से आप 7600 के आसपास है, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन में बने रहिए। लेकिन हमने बहुत हाई लेवल पे लिया है, बिल्कुल जो टॉप बना उसके आसपास आपने लिया है, बट फिर भी मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रहना चाहिए। चांस ले सकते हैं आप 7600 के स्टॉप लॉस से होल्ड करिए स्टॉक को। ऊपर की तरफ 10,500 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, लेकिन शायद इसमें 2 से 3 मंथ का समय लग सकता है। ओके, समय लग सकता है अपार इंडस्ट्रीज में। इसे क्विकली यहाँ पे छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं मानस जी, लौट के तुरंत आते हैं, फिर सवाल जवाब का सिलसिला और साथ ही कैस्ट्रॉल के मैनेजमेंट से भी बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक का आवाज़ में, और अब हम बातचीत करते हैं कैस्ट्रॉल के मैनेजमेंट से, जिसके नतीजे आए पहली तिमाही में। कंपनी का की जो रेवेन्यूज़ है उसमें 5% का इजाफा देखने को मिला। भाई कंपनी का मुनाफा भी 3% बढ़ा है। मार्जिन फ्रंट पर नतीजे फ्लैट रहे हैं। किस तरह से नतीजों को रीड किया जाए और क्या ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स आगे बनते हैं, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कंपनी के संदीप सांगवान जी है, मैनेजिंग डायरेक्टर। संदीप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। नंबर ठीक ठाक हैं, इन लाइन है। और मुझे एक चीज़ पहले बताइए कि सर अच्छा दीपक बख्शी सर हैं, माफ़ कीजिएगा, दीपक बख्शी सर। सर वॉल्यूम ग्रोथ के बारे में जानना चाहता हूँ पहले। नमस्कार नीरज जी, आपके चैनल पर आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम काफ़ी संतुष्ट हैं इस क्वार्टर के रिजल्ट से। वॉल्यूम ग्रोथ और जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो हमारी 6% रही है कंपेयर टू लास्ट ईयर सेम क्वार्टर और सिक्वेंशियल क्वार्टर से भी। और ये जो ग्रोथ आई है ये सभी सेक्टर्स में आई है, चाहे आप मोटरसाइकिल या कार का लुब्रिकेंट ऑयल ले लीजिए, या फिर कमर्शियल व्हीकल ले लीजिए, या फिर इंडस्ट्रियल का ग्रोथ ले लीजिए। तो ओवरऑल मार्केट ग्रोथ 3 से 4% के बीच होती है, और हमने मार्केट से ज़्यादा ग्रो किया है, तो उस हिसाब से एक अच्छी मोमेंटम बनती नजर आ रही है। बख्शी सर, मुझे ये बताइए कि चूँकि बिजनेस एक काफ़ी मैच्योर हो चुका है और नए अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग ज़रूर देख रहे होंगे, तो नेक्स्ट ट्रिगर क्या है ग्रोथ का? किस तरह से बिजनेस को अब आगे बढ़ाने के लिए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेस तो मुझे लगता है काफ़ी मैच्योर हो चुका है सर। जी जी, देखिए, मैं इसको तीन भाग में आपका जवाब दूंगा। सबसे पहले जो कोर बिजनेस है उसमें कार की जो ग्रोथ है, जैसा कि आप जानते हैं एक्सटर्नल मार्केट में कार की ग्रोथ अच्छी दिखाई दे रही है। फ्यूचर में कार की पेनिट्रेशन भारत में काफ़ी कम है कंपेयर टू वेस्टर्न मार्केट्स। सो वो एक ग्रोथ मोमेंटम हमें लाएगा, और उसके लिए हमने कैस्ट्रॉल एज एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है इस क्वार्टर में। और हम कार की ग्रोथ के पीछे एक अच्छी मोमेंटम और अच्छा एडवर्टीजमेंट और सेल्स और ब्रांड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और ये जो कैस्ट्रॉल एज जो प्रोडक्ट है ये एसयूवी का प्रोडक्ट है, हाइब्रिड का प्रोडक्ट है, और यूरोपियन जितनी भी कार्स हैं उनके जो स्पेसिफिकेशन है उनसे मैच होता है। सो एक तो कोर मार्केट में कार की ग्रोथ एक पे हम फोकस करेंगे। आउटसाइड ऑफ द कोर मार्केट हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, जिसमें हमने इंजन ऑयल नहीं, जो ऑटो केयर प्रोडक्ट्स होते हैं उस पे, ये कार के बाहर या बाइक के बाहर या बाइक में यूज होते हैं। जैसे आप देख लीजिए चेन पुली है, या फिर दूसरे भी और कई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे शाइनर स्पॉन्ज, एंटी ट्रस्ट, चेन क्लीनर, पॉलिश। ये हमने लास्ट ईयर लॉन्च किया था ये इनिशिएटिव, और करीब 12 महीने में हमने 6 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, और आज की तारीख में 45,000 आउटलेट्स पे ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो इसमें एक अच्छा हमारा प्रोग्रेस रह रहा है। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा डाइवर्सिफिकेशन में, कि जो सर्विस एंड मेंटेनेंस का जो सेक्टर है, हमारे जो इंडिपेंडेंट वर्कशॉप है और जो कैस्ट्रॉल ऑटो सर्विस वर्कशॉप है, उस पर भी इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। रूरल में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बख्शी साहब, विज्ञापन पे बहुत खर्चा बढ़ रहा है क्या पुश करने के लिए? जी, सो ये क्वार्टर में एएसपी जो है, जैसे हम बोलते हैं एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन, वो करीबन पिछले साल के क्वार्टर से 20% के करीब बढ़ा है। वैसे जो परसेंटेज ऑफ सेल्स अगर आप लीजिए तो वो रेंज बाउंड है, 3 से 4, 4.5% के बीच में हम एडवर्टीजमेंट स्पेंड करते हैं, बट डेफिनेटली इस क्वार्टर में ज्यादा है। उसके 2 रीजन है। एक तो हम स्पोर्टिंग इवेंट्स के साथ एसोसिएट हुए हैं, चाहे आप आईपीएल टीम ले लीजिए, वर्ल्ड कप ले लीजिए, या विंबलडन, तो काफी एडवर्टीजमेंट और मार्केट एक्टिवेशन हुई है।
और एज का जो हमने रीलॉन्च किया है शाहरुख खान के साथ, उसका भी हमको एक मोमेंटम, तो ये एक फ्यूचर को देखते हुए मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट है। ऑफ कोर्स उसका इम्पैक्ट इस क्वार्टर में और अगले क्वार्टर में भी थोड़ा आएगा। हाँ, मतलब क्योंकि मार्जिन भी आपके ना वो 22-24% पे बड़े एकदम मतलब पहले जो थे उससे थोड़ा कम होके 22-23% पे एकदम फ्लैट से दिख रहे हैं। मतलब क्या इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश है कि मार्जिन आप इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए, हमने मार्केट में एक रेंज दिया है मार्जिन का 22 से 25% का। वो इसलिए नीरज जी, क्योंकि क्या है कि जो ऑयल का भी प्राइस है वो काफी फ्लक्चुएट होता है और हर बार आप मार्केट में प्राइसिंग नहीं ले सकते हैं, और एक स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग का हम अप्रोच रखते हैं थोड़ा मीडियम टर्म लेके, और फिर उसको हम ब्रांड लॉन्च और एडवर्टीजमेंट के हिसाब से बैलेंस करना चाहते हैं ताकि हमारी वॉल्यूम ग्रोथ आती रहे। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि हम ये 22 से 25% का जो बैंड है वो इस साल के बैंड के लिए आई थिंक उसमें ही हम रहेंगे, ताकि थोड़ा सा एक एल्बो रूम मिले हमको इन्वेस्ट करने के लिए भी और मार्केट ग्रोथ करने के लिए भी। सर फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन, क्या डेटा सेंटर जैसे बिजनेस जो भारत में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पे उभर रहे हैं, इस पर भी आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बन रही, मौके बन रहे हैं और आप एग्रेसिवली परस्यू करेंगे इसको? या डेफिनेटली डेटा सेंटर एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और काफी इस पर काम चल रहा है हमारे ग्लोबल R&D सेंटर में, जहाँ पे हमने 500 करोड़ इन्वेस्ट किया है। और भारत में भी हमने हमारा जो पातालगंगा प्लांट है वहाँ पे एक नया R&D सेंटर लॉन्च किया है जिसमें डेटा सेंटर का भी रिसर्च होगा। बट अगर आप ओवरऑल देखें तो डेटा सेंटर की जो ग्रोथ है वो एटलीस्ट नेक्स्ट 5 से 7 साल में डबल डिजिट ग्रोथ रहेगी। और उसमें जो कूलेंट यूज होते हैं, क्योंकि डेटा सेंटर्स में डेटा बहुत हाई स्पीड पे और काफी मात्रा में कंज्यूम होता है, तो उसको कूलेंट की जरूरत पड़ती है। तो उसका भी ग्रोथ एटलीस्ट डबल डिजिट में, मार्केट ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूँ, वो होने की गुंजाइश है। एट दिस स्टेज ग्लोबली हमारे काफी कस्टमर से डिस्कशन चल रहा है, रिव्यूज चल रहा है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट चल रहा है, और कमर्शियल वायबिलिटी का भी डिस्कशन चल रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी लग रही है। एट दिस स्टेज थोड़ा उसको डिटेल में बताना मुश्किल है क्योंकि टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है उसमें, बट हम जरूर शेयर करेंगे आपसे और हमारे दर्शकों से। बट एक चीज डेफिनेटली है कि एज कैस्ट्रॉल वी आर कमिटेड फॉर गेटिंग द बेस्ट प्रोडक्ट इनटू इंडिया एंड मेकिंग श्योर दैट इट हैज अ टेक्नोलॉजी एज। जी बिल्कुल। बख्शी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं, आप नए बिजनेस में वेंचर करें क्योंकि वही ग्रोथ का ट्रिगर बनेगा अब यहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जरूर, धन्यवाद, थैंक यू। मानस जी, कैस्ट्रॉल पर नजर पड़ी क्या आपकी, किस तरह का लगता है स्टॉक आपको? तो देखिए, अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो चार्ट तो काफी बेहतरीन लग रहे हैं। मेरे ख्याल से 4-5 हफ्ते पहले ही इस स्टॉक ने 230 का एक रेजिस्टेंस ब्रीच किया था। अगर उस बेसिस पे एक टारगेट सेट करने होंगे तो वो करीब करीब 310 रुपए के आते हैं। शायद इसमें समय लगेगा, लेकिन हर करेक्शन पे खरीदारी करने जैसा स्टॉक है। आपको स्टॉप लॉसेस 240 रुपए के नीचे लगाने हैं, टारगेट 310 रुपए के आसपास के सेट। ओके, तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। स्वाति जायसवाल ने इन्फोसिस शॉर्ट टर्म का टारगेट जानना चाहती है। 80 शेयर हैं 1450 के भाव पर, अब तो लगभग 1900 के आसपास पहुंच रहा है सर इन्फोसिस। तो देखिए, अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो अपॉर्चुनिटी तो लोअर लेवल पे थी जब 1550 के आसपास का आंकड़ा बीच हुआ था। उसके बाद हमने एक बहुत ही स्मार्ट रैली देखी है। अब देखिए, पॉइंट ये है कि जो ऑल टाइम हाई 1950 1960 के आसपास है, उसको चैलेंज करेगा स्टॉक, क्योंकि चार्ट तो अभी भी अच्छे लगते हैं। तो कम से कम आप 1950 के टारगेट तो बिल्कुल सेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है अब, क्योंकि ऑलरेडी मूव देख लिया गया है। तो स्टॉप लॉस को आपको 1770 के नीचे लगाना है, पोजीशन में बने रहना है। ये भी ध्यान रखना है कि अगर 1950 के ऊपर निकला तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 2150 के आसपास का होगा। ओके, अगला सवाल है अश्विनी कुमार का। इनके पास 7000 शेयर हडको के लिए रखे हैं 342 पर। अभी जानना चाहते हैं टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रखा है इस पे? तो देखिए, हुडको में कंसोलिडेशन दिख रहा है। अब अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो कोई खास ट्रेंड नहीं दिखता है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से रैली ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन क्योंकि ये इसकी टेंडेंसी है कि जब भी करेक्शन देखने को मिलता है तो ये 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेता है। तो आप वहां पर स्टॉप लॉस लगाइए 289 का, बने रहिए स्टॉक में। अब अगर ये 331-32 रुपए के ऊपर निकलेगा तो नए मूव में आपको 375 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, निकुंज शर्मा का सवाल, अडानी पोर्ट्स के शेयर इनके पास और अडानी ग्रीन एनर्जी के भी हैं। इन्होंने हिंडनबर्ग वाली घटना के बाद खरीदे थे, तो खैर अब प्राइस एग्जैक्टली जो भी लिया उन्होंने उसके बाद काफ़ी नीचे लिया होगा, लेकिन करंट प्राइस पे कैसा लगता है अडानी पोर्ट और ग्रीन एनर्जी? तो देखिए, अदानी पोर्ट अच्छा लगता है। डिस्क्लेमर है कि हमने एक पोजीशन डेट अपने क्लाइंट्स को भी 2 दिन पहले रिकमेंड किया हुआ है। यहाँ पर आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम 1600 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो आपको स्टॉप लॉस फिलहाल के लिए तो 1500 का ही लगाना है, उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस नहीं ले जा सकते हैं।
1500 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 1600 पहला टारगेट होगा, लेकिन अगर ये 1610-12 के ऊपर निकला तो नेक्स्ट टारगेट 1750 का भी हो सकता है। अदानी ग्रीन ने एक बॉटम बनाया है अभी कुछ दिन पहले 1700 रुपए के आसपास, तो वहीं आपको स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन में बने रहना है। 1900 रुपए के ऊपर 2025 तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। ओके, मनोज गुप्ता का सवाल, 750 शेयर है बजाज फिनसर्व के 2010 के भाव पर। तो 2010 के भाव पे नहीं 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 नहीं, एक मिनट सर, 93 रुपए पर 2010 में ऐसा था क्या प्राइस का? 2010 में 93 रुपीज प्राइस इनका बिल्कुल हो होता है। यस, तो बिल्कुल था वो, तो 2014 के आसपास, 2013 के आसपास भी 100 रुपए के नीचे ही स्टॉक चलता था। चार्ट तो अभी भी अच्छे लगते हैं। देखिए कंसोलिडेशन है और एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बन रहा है वीकली चार्ट पे। 1700 रुपए के ऊपर निकलेगा तो बिल्कुल एक नई और एक फ्रेश रैली देखने को मिलेगी, जिसमें शायद आपको 2100 रुपए तक के भाव देखने को मिले। तो बिल्कुल पोजीशन में बने रहिए, काफी लंबे समय से आपने इंतजार किया है तो यहाँ पर बने रहिए। 1500 रुपए का अब आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 1500 पे स्टॉप लॉस है, 93 रुपये खरीदा, फिर कोई चिंता ही नहीं है। विनोद हेमनानी ने NBCC खरीद रखे हैं 100 शेयर 180 के भाव पर। शॉर्ट टर्म का व्यू चाहिए इनको। 180 के भाव पे लिया हुआ है, शॉर्ट टर्म का व्यू चाहिए तो देखिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से अभी भी बने रहना चाहिए। 2 दिन पहले हमने ब्रेकआउट देखा था, उसके बाद हम कंसोलिडेशन देख रहे थे। स्टॉप लॉस आपको 174 का लगाना है और टारगेट सेट करने हैं करीब करीब 200 रुपए के। ओके, राज शर्मा ने श्रीराम फाइनेंस का 3000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल लिया 85 पर। तो देखिए कॉल ऑप्शन में अगर पोजीशन बनाई है तो फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन है, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। 28-25 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 28-25 के नीचे जाए तो आपको अपनी कॉल की पोजीशन से निकलना है। और अब अगर ये 3000 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम आपको 3300 रुपए तक के भाव श्रीराम फाइनेंस में देखने को मिल जाएंगे। ओके, और विपिन ठाकुर ने बैंक ऑफ बड़ौदा के 1500 शेयर ले रखे हैं 246 के प्राइस पर। अब क्या करें? देखिए स्टॉक ने अभी कुछ दिन पहले ही 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, जिसमें 270-275 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन क्योंकि जो मेन ट्रेंड है, मेन ट्रेंड नहीं बोलूंगा, लेकिन जो ट्रेंड मीडियम टर्म चार्ट में दिख रहा है वो थोड़ा सा खराब लगता है, इसलिए आपको एक स्टॉप लॉस लगा के चलना है 244 का। ओके, प्रणव पंड्या ने एंटोनी वेस्ट के शेयर ले रखे हैं 484 पे लिए थे ना अप्रैल जून के महीने में। अब ये कह रहे हैं कि क्या प्रॉफिट बुक करें, होल्ड करें, क्या राय बनती है? नहीं, एंटनी वेस्ट के मैं चार्ट नहीं देख पा रहा हूँ। एंटोनी वेस्ट, वो बताऊं सर आपको, AWHCL। AWHCL, ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल ब्रेकआउट है। कुछ मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते ही हमने ब्रेकआउट देखा था, बड़ी रैली थी, 600 से 900 रुपए तक स्टॉक मूव किया था। 2-3 दिनों में करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन अभी भी 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बने रहिए, 740 के स्टॉप लॉस है। अब अगर ये एक बार ये 832-33 के ऊपर निकलेगा तो फिर रैली रिज्यूम हो जाएगी और शायद आपको उस केस में 1050 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, एंटोनी वेस्ट पे अच्छी खासी तेजी यार, 800 रुपये का स्टॉक हो गया, डबल कर लिया इन्होंने 2 महीने 3 महीने के अंदर। मानव सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और सिर्फ 50.42 पे चल रहा है इस समय, वेट करते हैं हम लोग। आज आखिरी कमाई का अड्डा में तो लगवा ही दीजिएगा 25,000। जी जी, चलिए, इसी उम्मीद में हम लोग रहते हैं और मार्केट को यहीं पे छोड़ते हैं। ब्रेक के बाद देखिए आप कमाई खिलाड़ी नंबर 1।